इंडिया का सबसे बड़ा दो सम्मान यानी कि पद्मश्री इन 2000, पद्म विभूषण इन 2010, साथ साथ नेशनल अवार्ड, इसके अलावा दो ऑस्कर्स। आज अवार्ड की दुकान द ए आर रहमान, ये नाम कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। Ladies and gentlemen, we must call out A.R. Rahman's opportunism. हाल ही में ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उन्हें कम फिल्में मिली हैं और शायद उसकी एक वजह सांप्रदायिक और धार्मिक भी हो सकती है। छावा जैसे हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर को कम्युनल बोलने से लेके कंट्रोवर्सी होने पे क्लैरिटी। देखो, ए.आर. रहमान यानी कि अल्लाह रखा रहमान ने जो किया उससे काफी कंट्रोवर्सी हुई, सोशल कमेंट्री हुई। लेकिन आज हम ए.आर. रहमान के बारे में आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट से लेके सब कुछ बताएंगे जो आपने कभी सुना या देखा भी नहीं होगा। और क्या आप जानते हो कि ए.आर. रहमान की जिंदगी सिर्फ सुर और तालों तक सीमित नहीं है। हर कामयाब इंसान की एक कहानी होती है, खासकर अगर वो इंसान सिनेमा की दुनिया से हो तो उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज भी होती हैं जो शॉकिंग से लेके सोचने तक मजबूर कर दे। और ए.आर. रहमान के केस में भी इनके सफर में छुपी हुई कुछ ऐसी इंस्पायरिंग, कुछ शॉकिंग और कुछ ऐसी बातें जो ए.आर. रहमान के लिए आपका नजरिया बदल देंगी। और शायद ये बात कभी किसी ने बताई नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए.आर. रहमान के ऑस्कर जीतने के पूरे सफर से लेकर उनके धर्म परिवर्तन तक की पूरी कहानी। एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस का जिक्र भी होगा जिसका फोन कॉल उन्होंने कभी उठाया ही नहीं। एक फेमस म्यूजिशियन को सिर्फ इसलिए घर में नहीं आने दिया क्योंकि उन्होंने तिलक लगाया था। सलमान खान के साथ उनकी अनबन क्यों हुई और क्यों अचानक से उन्होंने अपना नाम चेंज करवा लिया, और रीसेंट कंट्रोवर्सी पे तो बात करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो उन्होंने किया वो उनका खेला हुआ विक्टिम या मुस्लिम कार्ड है या फिर एक कड़वा सच। उनकी पर्सनल लाइफ, कॉपी पेस्ट म्यूजिक, काफी कम उम्र में मुस्लिम बन जाना, उसके बाद डिवोर्स ले लेना, वो सब राज जो कभी किसी ने बताया ही नहीं या कभी खुलकर सामने नहीं आए। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि ए.आर. रहमान को पूरी तरह से आप जानते हो तो शायद आज की इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि ए.आर. रहमान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में वो मिरेकल है जिसने पूरे हिंदुस्तान को ग्लोबल स्टेज पे पहचान दिलाई। वो शख्स जिसने म्यूजिक से दिल जीता, अवार्ड्स जीते, और जितने ऑस्कर्स वो इंडिया लाए उसके बाद दोबारा कोई नहीं ला पाया। साउथ से लेके बॉलीवुड तक के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आज भी उनके एक हाँ का इंतजार करते हैं, फिर भी ए.आर. रहमान ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ पे। तो 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में जन्म होता है दिलीप कुमार का। अब दिलीप कुमार के लिए म्यूजिक कोई चॉइस नहीं बल्कि विरासत होती है। उनके फादर आर.के. शेखर तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे, इसलिए सुर और ताल बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता क्योंकि एट द एज ऑफ 9 उनके पापा स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो उसके बाद आने वाले सालों में उन्होंने स्ट्रगल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोस्ती कर ली होती है, लेकिन उनका असली प्यार यानी कि म्यूजिक ही उनके लिए सहारा बनता है। और एट द एज ऑफ 23 वो अपनी माँ के साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस पर भी आगे बात करेंगे जहाँ दिलीप कुमार पूरी तरह से अल्लाह रखा रहमान कैसे बन गए। मतलब फिल्मी दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने और इधर असली वाले दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान। हाँ, तो 1995 में उनकी शादी सायरा बानू से हुई। अपने करियर की शुरुआत में रहमान ने कीबोर्ड कंपोजर के तौर पे काम किया। बाद में उन्होंने एक रॉक बैंड भी बनाया जिसका नाम था नेमेसिस एवेन्यू, जहाँ वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए जिंगल कंपोज किया करते थे। फिर ईयर 1992 में मणि रत्नम की फिल्म रोजा ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म के म्यूजिक ने उन्हें सिर्फ फेम नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की नजरों में एक रिवोल्यूशनरी कंपोजर बना दिया। और तमिल और हिंदी दोनों में रोजा फिल्म के साथ साथ गाने ए.आर. रहमान ने ही कंपोज करे। साउथ में वो एक नाम बन गए, लेकिन बॉलीवुड का दरवाजा अभी भी खुलना बाकी था। तो 3 साल बाद रंगीला के म्यूजिक ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। और फिर दिल से के गाने हर तरफ गूंज उठे, जैसे रहमान का म्यूजिक एक मूवमेंट बन चुका हो। इसके बाद तो जैसे हिट एल्बम्स की एक लाइन सी लग गई। लगान, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, रॉक स्टार, ऐसी फिल्मों में उनके म्यूजिक ने सिर्फ अवार्ड्स नहीं जीता बल्कि लोगों के दिलों में परमानेंट जगह बना ली। हर एल्बम के साथ रहमान अपने आप को रीइन्वेंट करते गए। फिर आया ईयर 2008 और फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना आया जय हो। इस गाने ने ए.आर. रहमान को सिर्फ इंटरनेशनल फेम नहीं बल्कि ऑस्कर, BAFTA, ग्रैमी जैसे ग्लोबल अवार्ड्स दिलाकर इंडियन म्यूजिक को दुनिया के मैप पे परमानेंटली एक ऐसा माइलस्टोन बना दिया कि बाकी म्यूजिक कंपोजर उस माइलस्टोन को एक ड्रीम या एम्बिशन समझने लगे। हॉलीवुड की फिल्में जैसे कि एलिजाबेथ, कपल रिट्रीट, 127 आवर्स में उन्होंने म्यूजिक दिया और दुनिया के बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज भी शेयर किया। और कुछ इस तरह रहमान एक ग्लोबल आइकन बन गए। And the Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. They don't give out Oscars easily in the composition world. That's why it tends to be all the same guys getting it all the time. They don't let newcomers in very easily. But I think they all knew that this wasn't just a one-song film. This was seriously scored throughout. दुनिया भर के लोगों ने उन्हें प्यार से नाम दिया मोजार्ट ऑफ मद्रास। ऑस्कर जीतने से लेकर साउथ और बॉलीवुड की फिल्म तक ए.आर. रहमान ने अपने म्यूजिक से हर प्रोजेक्ट में जान डाल दी। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी के साथ साथ उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज भी पैरेलल चलती रही, जो कि उनके म्यूजिक जितने ही चर्चे में रही। तो अब उसके बारे में ही खुलकर बात करने वाले हैं। तो कंट्रोवर्सीज के मकान पे खड़े रहमान की कंट्रोवर्सीज पे बात करते हैं।
आज बीबीसी के इंटरव्यू में बैठ के ए आर रहमान बोलते हैं कि कुछ मूवीज इंटेंशनली बुरा मकसद लेकर बनती है और मैं ऑनेस्टली ऐसे फिल्में अवॉइड करता हूँ। छावा को क्लियरली भेदभाव पे कैस किया गया है और ये वही टाइप का कंटेंट है जिसे मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे कंटेंट से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में बोलते हैं कि छावा में नेगेटिव रोल में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह यूज करना है क्रिंज और क्लीशे है। Rest for me. I mean, you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on. Is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? देखो, जब हिस्टोरिकल फिल्में बनती है ना तो हर चीज प्रोपेगेंडा नहीं होती, काफी चीजें एक्चुअल इंसिडेंट पे भी बेस्ड होती हैं, जो कि हम इतिहास के पन्नों में भी पढ़ चुके हैं, स्कूल की किताबों में भी। शायद ये बात ए आर रहमान भूल गए। औरंगजेब को गलत दिखाना तो क्या वो गलत नहीं था? शायद ए आर रहमान ने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। वैसे तो जर्नलिस्ट अर्नब की बातों से मैं एग्री नहीं करता, बट यहाँ उन्होंने ए आर रहमान के लिए बहुत ही सही बात कही। The torture of Chhatrapati Shambhaji Maharaj has been shown, right? And the torture was by Aurangzeb, gouging of his eyes, beheading him with an axe. All this thing maybe Rahman did not like. He would not like to show torture done by a Muslim ruler, because maybe he wants Muslim rulers to be seen to be, what is this? What was the song called? Azimo Shan Shahenshah. Maybe he wanted the soundtrack of Azimo Shan Shahenshah over Aurangzeb. अब देखो, कंट्रोवर्सी हो और कंगना बीच में ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन इस बार उनका पॉइंट काफी वैलिड है। कंगना ने ए आर रहमान के बारे में एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो इमरजेंसी फिल्म इनकार कर दिया था। अब आप ही बताओ कि इसको पहले से बनाई हुई सोच या फिर बायस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जहाँ पहले पीएम की गलतियां भी दिखाई गई थी और उनके अच्छे काम भी, साथ ही और ऐसा सुनने में आया था कि राइट विंगर्स ने उल्टा इमरजेंसी को क्रिटिसाइज किया था। मतलब एनडीए वालों को खुद ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इवन तब जब फिल्म के लीड में उनकी पीएम यानी कि कंगना रनौत थी एज इंदिरा गांधी। खैर, सिनेमा से सिर्फ कंगना ही नहीं, बहुत साल पहले नंदमुरी बालाकृष्ण, जिसको हम बलैया के नाम से जानते हैं, उन्होंने बोला था कि मुझे पता नहीं कि कौन है ए आर रहमान, उसने ऑस्कर भले ही जीता है बट मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बस एक हिट देता है वंस इन अ डिकेड। ऐसे स्टेटमेंट से सीधा सीधा पता चलता है कि बलैया का एक्सपीरियंस भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा होगा। खैर, कंगना की फिल्म की स्टोरी सुने बिना ना बोलना एक आर्टिस्ट का एगोइस्टिक होना बताता है, जबकि इसके बावजूद उन्होंने कुछ साल पहले माजिद मजीदी की ईरानियन फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड के लिए म्यूजिक देने पर हाँ कह दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस फिल्म से लोग प्रॉफेट मोहम्मद को पसंद करेंगे। लेकिन उन्हें रियलिटी चेक तब मिला जब एक इंडियन इस्लामिस्ट क्लेरिकल बॉडी ने प्रॉफेट मोहम्मद पर बनी फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की वजह से ए आर रहमान को इस्लाम से एक्सकम्युनिकेट यानी कि बाहर निकाल दिया। कंट्रोवर्सी पीक पे गई तो रहमान साहब वीडियो बना के आई लव इंडिया का सिंपैथी कार्ड खेलने लग गए, जो कि काफी पुरानी बात हो चुकी है। रीसेंट कंट्रोवर्सीज के अलावा भी ए आर रहमान की बहुत सी हिडन कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो कभी सामने ही नहीं आई। अब जैसा कि हमने आपको उनका रियल नेम ऊपर बताया, जो कि था दिलीप कुमार, तो ए आर रहमान ने ईयर 1995 में अपनी माँ के साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया था। अब कुछ ने इसे पर्सनल चॉइस बताया तो कुछ ने फोर्स्ड बात कही। अब ये भी कहा जाता है कि ये उनकी माँ का ही डिसीजन था, जिनको काफी कम्युनल भी कहा जाता है। इसका ही एक प्रूफ कुछ सालों पहले आया जब तमिल लिरिसिस्ट पिराई स्टूडेंट उनके घर इनवाइट पे गए, तब यार रहमान की माँ ने उन्हें विभूति और कुमकुम तिलक के साथ घर के अंदर आने से मना कर दिया। मतलब यार गजब हिपोक्रेसी है, कोई तिलक लगा ले तो उसे घर में नहीं आने दोगे क्या? ए आर रहमान और सलमान खान के बीच भी कुछ सालों पहले काफी बड़ा पंगा हुआ था। सलमान और रहमान जब एक इवेंट पे साथ आए थे तो उन्होंने उनके म्यूजिक को एवरेज बोल दिया था। दरअसल रहमान का ऑस्कर जीता हुआ गाना जय हो पहले सलमान की फिल्म युवराज के लिए ही बना था, लेकिन बाद में उसको फिल्म की थीम की वजह से ऐड नहीं किया जाता। म्यूजिक कंपोजर रहते हुए भी रहमान पे काफी एलिगेशंस लगे। रहमान पर क्लासिकल सिवा स्तुति को अपने गाने वीर राजा में बिना परमिशन के कॉपी करने के भी एलिगेशंस लगे। यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 करोड़ देने तक को कहा, जिसे बाद में कोर्ट ने स्टे वगैरह लगा दिया। यही नहीं, रहमान अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुमार सानू जैसे सिंगर्स को पब्लिकली रहमान कौन बोल चुके हैं, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से दोनों ने कभी साथ काम भी नहीं किया। नवंबर 2025 में उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइन बनी जब सायरा बानू के साथ डिवोर्स की खबरें वायरल हुई। उसके मीम्स बने और रहमान की टीम ने डिफेमेटरी कंटेंट हटाने की वार्निंग दी। बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि ये सिर्फ ब्रेक है, डिवोर्स नहीं। अब क्या ये सारी कंट्रोवर्सीज ही उनके डाउनफॉल का असली रीजन है? जानते हैं विस्तार से। देखो,
छावा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें विकी कौशल का दमदार परफॉर्मेंस था। मराठा हिस्ट्री और कल्चर को जिस तरह से डायरेक्टर ने दिखाया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से अक्षय खन्ना जैसे एक्टर ने फिल्म को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया था। सब कुछ परफेक्टली सेट था, लेकिन हिस्टोरिकल फिल्म की जान होती है बैकग्राउंड म्यूजिक, और वही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लोगों को लगी थी। ऐसे हिस्टोरिकल इमोशनल फिल्म में जब अरेबिक और सूफी टोन्स के बीजीएम घुस जाते हैं तो ऑडियंस का कनेक्शन टूटने लगता है। अब मैटर ये नहीं था कि म्यूजिक खराब था, बात ये थी कि म्यूजिक फिल्म की सोल से मैच नहीं कर पा रही थी। मराठा वॉरियर्स, तलवारों की गूंज और वॉर के सीन्स के साथ जब आपको पावरफुल म्यूजिक चाहिए होता है तो वहां पे अरेबिक और सूफी बीजीएम ने फिल्म को हिलाकर रख दिया था। इसीलिए लोग कह रहे थे कि अगर छावा का म्यूजिक स्ट्रांग होता तो ये फिल्म 1000 करोड़ भी क्रॉस कर सकती थी। अब थोड़ा ज्यादा भले ही ना करती, बट शायद एक कल्ट फिल्म जरूर बनती। लेकिन इम्पैक्ट वाली बात बिल्कुल सही है, उनके लिए शोज कॉन्सर्ट में अब वो बात नहीं रही जो बात आर्टिस्ट में है। उनके कॉन्सर्ट इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि खुद को नए एरा के साथ चेंज नहीं कर पाए। सच बोलूं तो ऑडियंस को याद ही नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम कब रहमान ने 2000 जैसा एक प्रॉपर चार्ट बस्टर म्यूजिक दिया हो। दिल से, लगान, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, हर फिल्म का म्यूजिक फिल्म से ज्यादा यादगार था। फिर आई रॉकस्टार, और अब बस वही एक आखिरी फिल्म थी जिसका म्यूजिक आज भी लोग गाते हैं, उनके गानों को फील करते हैं या फिर याद रखते हैं। उसके बाद रहमान साहब ने शायद फिल्म में ऐसा म्यूजिक दिया हो। फिल्म छावा में उनके पास चांस था बट उन्होंने उसे भी यूटिलाइज नहीं किया। तो उनकी रीसेंट वादे कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, ये बात कहां तक सही है जबकि वो रेगुलर काम कर रहे हैं। 4000 करोड़ के रामायण में AR रहमान म्यूजिक दे रहे हैं। इसके अलावा 2025 यानी कि पिछले साल ही उन्होंने छावा, ठग लाइफ, तेरे इश्क में, उफ ये स्यापा, एक तमिल फिल्म कढ़ाई का नरा मलाई जैसे कितनी ही फिल्मों में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। मतलब और कितना काम चाहिए AR रहमान को। पकड़ लिया सालो, पकड़। रेगुलर बॉलीवुड, साउथ, हर जगह वो काम कर रहे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। रेगुलर बेसिस पे फिल्मों में म्यूजिक नहीं दे पा रहा है। मतलब ये सब एक जुमला है जो रहमान साहब खेल रहे हैं। AR रहमान का कहना है कि पिछले 8 साल में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से नैरेटिव चेंज हो गया और मुझे काम नहीं मिल रहा है। बताओ, ये भी मोदी जी की गलती है। अगर सरकार से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर लास्ट ईयर वेव समिट का हिस्सा क्यों बनने गए थे? क्या पैसे लेते टाइम उनको ये बात समझ नहीं आई थी क्या? देखो, मुस्लिम कार्ड की बात करें तो इंडियन सिनेमा के बड़े स्टार जैसे कि शाहरुख, सलमान, आमिर खान मुस्लिम है और वो आज भी काम कर रहे हैं और ऑडियंस से उनको बहुत प्यार भी मिल रहा है। वैसे भी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में हमेशा से मुस्लिम आर्टिस्ट का रुतबा रहा है। फिर चाहे वो 70s में सलीम जावेद हो जो उस वक्त अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से भी ज्यादा पैसे चार्ज करते थे, या पिछले 3 डिकेड से सलमान, शाहरुख और आमिर खान। ऐसा कोई सुनने को मिला है कि मुस्लिम हूँ इसलिए काम नहीं मिल रहा? देखो, बॉलीवुड का म्यूजिक पहले जैसा नहीं रहा, वक्त के साथ साथ बदल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ रहमान वही अपनी ओल्ड स्टाइल से बाहर नहीं आ पा रहे और यही रीजन है कि आज उनका म्यूजिक फीका लगता है। किसी कम्युनल इशू की वजह से नहीं। प्रॉब्लम पावर शिफ्ट या कोई फेक कम्युनल बायस नहीं है, प्रॉब्लम वो खुद है। अब रहमान कहने का तो सुपर क्रिएटिव आदमी है, लेकिन क्रिएटिविटी इज नॉट इक्वल्स टू अच्छा लीडर बनना। वो टाइम मैनेज करना बिल्कुल नहीं जानते। कुछ लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस है, टीम्स और टैलेंट को हैंडल करना भी उनके लिए काफी वीक है। आपको नहीं पता होगा, काफी टैलेंटेड लोग उनके साथ काम करके निकल गए इंटरनल पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से, लेकिन उनको इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब लोग तुम्हारे कैंप छोड़ के जाते हैं तो वो कम्युनल बायस नहीं होते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी सेल्फ एनालिसिस ज्यादा काम आती है विक्टिम कार्ड फॉरेन पॉडकास्ट पे खेलने से ज्यादा। बॉलीवुड के सिंगर शान ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने बोला कि म्यूजिक में कोई भेदभाव या फिर कम्युनल बायस नहीं होता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको काम जरूर मिलेगा। जावेद अख्तर ने भी बोला कि इंडस्ट्री में कम्युनल बायस जैसा कुछ भी नहीं है और मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया और ना मुझे लगता है। तो बस एक ड्रामा क्रिएट कर दो, छावा को कम्युनल फिल्म बोल दो, पर जब मैडॉक्स फिल्म्स ने साइन करा होगा तब स्टोरी तो आपको बताई होगी। सब कुछ तो उस टाइम पे बोला ही होगा। फिर इतने टाइम बाद ऐसा स्टेटमेंट क्यों? क्या उस वक्त पैसे इतने मिले कि कुछ बोला नहीं गया? देखो, AR रहमान को अगर छावा एक डिविजिव फिल्म लगती है तो फिर उन्होंने इस फिल्म में काम क्यों किया? क्या मैडॉक्स से लिया हुआ चेक प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था क्या? फिल्म से प्रॉफिट करवाने के बाद उसी फिल्म को ट्रैश कहना ये कितना फेयर है? अगर डिविजिव लगा था तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही क्यों करी? रेड चिली शाहरुख खान के पास है, सलमान खान प्रोडक्शन सलमान खान के पास है, आमिर खान के पास भी खुद का प्रोडक्शन है, NG प्रोडक्शंस नाडियाडवाला के पास है, और फिर जाकर AR रहमान कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए मुझे काम नहीं मिलता। अब देखो, कुछ दिन पहले मैरी कॉम का अपने पति व फेक ड्रामा और अब AR रहमान का बिना सोचे समझे दिया हुआ स्टेटमेंट। देखो, कंट्रोवर्सीज बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑडियंस और सोसाइटी तक को क्या मैसेज जा रहा है उन्हें भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जितनी बड़ी सेलिब्रिटी उतनी ज्यादा गंदबाजी। आज बॉलीवुड का नाम बदनाम है और इसके लिए जिम्मेदार इस तरह के लोग ही हैं। कल कोई और सेलिब्रिटी आएगा, कुछ बोलेगा और हम फिर उसकी पूरी हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप हमें बताओ कि किस पे जानना और सुनना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।